सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएसएसआर क्लासेस क्लास 12। तो ये पहले ही आते हैं हमारे पास चैप्टर की जगह हम चैप्टर कर देते हैं इसको। तो हमने पहली वीडियो हमने बना चुकी थी हम जिसमें हमने पूरा थ्योरी पार्ट देख लिया था। आज हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देख के बाकी सारे के सारे आज हम सेकंड पार्ट में न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं वो। तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चलते हैं वीडियो की तरफ को। आज हम करने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ से। आज हम पूरी ख़त्म कर देंगे चारों के चारों। तो पहले हम देख लेते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सोल्यूशन विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगे। मतलब कि WB पे, हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, WB पे ये क्या करेंगी, डिपेंड करेंगे, ना कि नेचर ऑफ सोल्यूट पे। सोल्यूट जैसा मर्जी हो बट उसके जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स हैं बस उस पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करेंगी। ठीक है, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। एक एक करके सभी को समझेंगे, आराम से समझेंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक समझेंगे। ठीक है ना। तो पहले आ जाते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सिंपल सी बात है कि ये भी हमारे पास नंबर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करेगी। सो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस। ये याद रखना कि जब भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब भी ऐड किया जाएगा सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का डिक्रीज़ करेगा। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे हम। ठीक है ना, हमने पूरा इसको एक्सप्लेन भी कर दिया था। ठीक है, जिसने भी अभी तक वीडियो पहले नहीं देखी है पहला पार्ट, तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा लिंक, या फिर इसकी एक प्लेलिस्ट बना लेंगे हम, उसमें देख लेना। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, हमने पिछली वीडियो में देख लिया था रोल्स लॉ किसके इक्वल होता है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कंपोनेंट का, उसके प्रोडक्ट किसका होता है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन, और उसके प्योर फॉर्म के। ठीक है ना, क्लियर हो गया। सो द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज़, ये हमारे पास लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमारे पास क्या होता है कि जब हमने इसका क्या करना है, चेंज, वेपर प्रेशर का चेंज हमेशा किसके इक्वल होगा, प्योर फॉर्म ऑफ वेपर प्रेशर माइनस विदाउट प्योर फॉर्म, मतलब कि उसका सिंपल फॉर्म और सॉल्यूशन की फॉर्म। ठीक है ना। तो अब हमने इसको पढ़ा था, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, ये है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू इसमें कर देते हैं हम पुट। ठीक है ना, जैसे हमने इसमें पुट करी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया। तो हमने इसमें से दोनों को, प्योर फॉर्म को हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया। क्या आ गया हमारे पास, पी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म ब्रैकेट में 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कॉम्पोनेंट। ठीक है। सो ऑल्सो वी नो डैट 1 माइनस एक्स ए हमारे पास क्या बनता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कॉम्पोनेंट। ये हमने पिछली वीडियो में चेक कर दिया था कि मोल फ्रैक्शन को जब हम दोनों के कॉम्पोनेंट के जब हम मोल फ्रैक्शन को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बनकर आएगा, 1। ठीक है ना। सो ये हमने देख लिया। तो हमारे पास अगर हम पीछे से अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास ये बनकर आ जाएगा। ठीक है ना, प्योर फॉर्म ऑफ ए प्लस ये, इससे ही हमारे पास क्या बन गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कॉम्पोनेंट। ठीक है ना, समझ आ गया। इसको हम ले जाएंगे नीचे। तो इसको जब हम खोलेंगे तो हमने जब भी पीछे देखा, ये देखो हमने पीछे देखा था ना, ये चेंज हमारे पास किसके इक्वल था, प्योर फॉर्म माइनस नॉन प्योर फॉर्म। ठीक है ना, यही हमने इसमें क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया। देखो ये यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया, और यही हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का क्या बन गया, फाइनल फार्मूला बन गया। बट अब हमें क्वेश्चन आते हैं कि इससे हमें मोलर मास जो है वो भी हमें इसमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे, इसका आ गया नीचे, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये इसका फॉर्मूला आ गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। ठीक है ना। इसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये सोल्यूट हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है। ठीक है ना। तो इसका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कॉम्पोनेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इन सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन। ठीक है ना, क्लियर हो गया। सो यहाँ पर जो Na है हमारे पास वो मोल्स ऑफ सोल्वेंट है, ये हमने पिछली वीडियो में देख लिया था।
कि ये क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और जो NB है वो हमारे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है ना। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कैसे होगा, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन में मोलर मास, वेट अपॉन में मोलर मास, याद रखना या फिर समझ लेना। ठीक है ना, आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। मोल्स इक्वल्स टू वेट ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन में मोलर मास ऑफ दैट कंपोनेंट। ये हमारे पास सॉल्वेंट का आ गया, ये हमारे पास सोल्यूट का आ गया। ठीक है ना। इसी दोनों को हमने क्या कर दिया, इसमें कर दिया पुट। ठीक है ना, इन दोनों को हमने इसमें कर दिया पुट, जिससे हमारे पास बनकर आ गया ये। देखो कुछ समझ आ रहा है, ये हमने NB की जगह इसको हमने कर दिया पुट, और NA की जगह हमने कर दिया इसको पुट, और NB की जगह कर दिया हमने इसको पुट। ठीक है ना। अब आपको पता है कि जब भी ये लो जब भी एप्लीकेबल तब होगा जब हमारे पास सॉल्यूट क्या होगा, जो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो हमारे पास डाइल्यूट होगा, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज़ मच बिगर देन सोल्यूट। ठीक है ना। तो द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूट बीइंग वेरी स्मॉल, तो हमारे पास जो WB है अपॉन में MB है, मतलब कि मोल ऑफ सोल्यूट इज़ मच लेसर देन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, समझ आ गया। तो अब हमारे पास जब हमने इसमें पुट कर दिया, जब हमने इसको मतलब कि हमने नेग्लिजिबल कर दिया उसको, क्योंकि वो अब वेरी वेरी जब हमने स्मॉल कर दिया तो हमें पता है मैथमेटिकली कि हम उसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं। ठीक है ना। जब हमने इसको नेग्लिजिबल किया तो इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब हमने रेसिप्रोकल कर दिया ऐसे, तो ये बन गया वेट ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना। तो फाइनल हमारे पास जब हमने इसको जब पुट कर दिया, जब इस वैल्यू को ये यहाँ पर था ना, इसमें जब हमने इसको पुट कर दिया कंपेयर करके, जब हमने इसको पुट किया वैल्यू को, तो ये हमारे पास फाइनल बनकर आ गई वैल्यू। ठीक है ना। ये यहीं तक हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फंडा था। ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे। सो द बॉइलिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारे पास, अभी तुमने क्या किया, एक ऐसा टेम्परेचर रखा जिस पे वेपर प्रेशर हमारे पास इक्वल हो गया जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा, इससे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है ना। द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द सोल्यूशन TB, इसको हम TB से डिनोट करेंगे, एंड प्योर सॉल्वेंट, ये इस पे नोट लग जाएगा TB के, इज कॉल्ड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना। इसके डिफरेंस को ही हम क्या कहेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैथमेटिकली अगर हम देखें इसको, तो चेंज इन, ये हमने देखा था यहाँ पर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, इनका हमारे बीच में जो डिफरेंस होगा उसे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। सो द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ये बात याद रखना, जो भी हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कर रहे हैं और जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करेंगे, ये दोनों हमारे पास किसके इक्वल होंगे, मतलब कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, मोलर कंसंट्रेशन के। ठीक है ना। सो ये हमारे पास क्या आ गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन। जब हमने इसको डायरेक्टली, जो हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हमने इसको लगाया, तो हमारे पास KB आया। ठीक है ना। तो हमारे पास KB क्या है यहाँ पर हमारे पास LM जो है हमारे पास वो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन है, और जो KB है हमारे पास वो है मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। और हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारे पास किस में आ सकता है, MCQ में आराम से ये क्वेश्चन आ सकता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का वो जो कांस्टेंट, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसे हम क्या क्या कहते हैं। ठीक है ना। इन तीनों में से कोई एक नाम हो सकता है, एबिलिस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, और मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है ना। ठीक है, इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं, जब बॉईल करता है बॉइल, तो ये उबुलियो, जैसे बॉईल करता है ना पानी, वैसा ही इसका नाम है।
ठीक है ना। तो अगर मोलर कंसनट्रेशन अगर इसकी 1 हो जाती है तो देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू Kb, ठीक है ना। तो फिर द मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट Kb इज डिफाइंड एज, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसका जो एलिवेशन कांस्टेंट है इसको करो डिफाइन, तो क्या हो जाएगा, इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सोल्यूशन। हमने पिछले क्या लिया था, 1 मोलर सोल्यूशन लिया था, ठीक है ना, लेट किया था ना हमने। तो 1 मोलर सोल्यूशन दैट इज द सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम मोल ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बता दिया था कि मोलैलिटी क्या होती है, उसी को हमने यहाँ पे क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास पे, ठीक है ना। अब हमें इसका भी क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। तो मोलैलिटी हमें पता क्या होता है, स्मॉल एम से इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, ठीक है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स अपॉन इनटू में 1000, क्योंकि हम ग्राम्स में ले रहे हैं तो हम 1000 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो हम अगर केजी में लेते तो कुछ करने की कुछ जरूरत तो नहीं थी, ठीक है ना। तो मोल्स हमारे पास पहले ही मैंने आपको बताया कि इसके इक्वल होता था वेट अपॉन में मोलर मास, राइट। तो हमने जब हमें जो मोलैलिटी की जो हमने फॉर्मूला है इसमें जब हमने इसको पुट किया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है ना, इनटू में 1000 आ गया, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने नीचे लिख दिया, ठीक है ना। जब हमने अब इसको मेन फॉर्मूले में जब हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास ये आ गया। तो जब हम इसमें एम बी निकालेंगे, जब हम इसमें क्या निकालेंगे, मोलर मास ऑफ जब हम सोल्यूट निकालेंगे तो सिंपली हम के पी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू बी, ये हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ क्या आ गई, मोलर मास आ गया, ठीक। ऐसा ही सेम टू सेम अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देख लेते हैं। जैसा बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट अब क्या होता है, द फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर। जिस टाइम पर ऐसे टेम्परेचर पर जिस टाइम पर सेम वेपर प्रेशर हो जाए, उसके इक्वल हो जाए, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। सो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन द ऑफ प्योर सॉल्वेंट, हमेशा लोअर होगा, समझ आया। जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हम जब भी सॉल्वेंट में जब हम ऐड करेंगे तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा ना सोल्यूशन का, वो हमेशा लेस होगा किससे, प्योर सॉल्वेंट से, क्लियर। मैथमेटिकली इसको अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, हमेशा जो हमारे पास सोल्यूशन का जो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा, वो हमारे पास हमेशा लोअर देन होगा प्योर सॉल्वेंट से। तो हमारे पास जो हमारे पास जो ज़्यादा है वो आ गया है, माइनस में हमने क्या कर दिया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन को माइनस कर दिया, ठीक है ना। सो इसका भी सेम फंडा मैंने आपको बताया था, क्या था, जैसे बॉइलिंग में था, बॉइलिंग पॉइंट में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कांस्टेंट, ठीक है ना, मोलर कंसंट्रेशन। सो यहाँ पर हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारे पास क्या आया, के एफ आया। तो जो क्या होता है, के एफ इज़ द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, और मोलर साइरोस्कोपिक, इसका नाम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, इसको यहाँ से याद रख लेना, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है, साइरोस्कोपिक, ठीक है ना, कांस्टेंट। पहले का क्या था, इबिलियोस्कोपिक, बॉइलिंग पॉइंट वाले का, इसको क्या है, स्कायरोस्कोपिक, ठीक है, कांस्टेंट। सो इफ m इज इक्वल्स टू 1, इसमें भी अगर हमने मोलर कंसंट्रेशन को अगर हमने 1 के इक्वल कर दिया तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट, ठीक है ना, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट आ जाएगा ना। सो 10
Molar freezing point depression constant is defined as the depression in freezing point for 1 molar solution. 1 molar solution देख लो, if 1 molar solution हमने लिखा था ना ऊपर, defined as the depression in freezing point for 1 molar solution, that is solution containing 1 gram of moles of solute dissolved in 1000 gram of solvent. ठीक है ना, हमने पहले देख लिया था किसमें, जब भी एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ आपको पिछले की, कि जब मोलैरिटी की हम बात करते हैं, मोलैरिटी की, तब हम पर लीटर की बात करेंगे, और जब हम मोलैलिटी की बात करेंगे तो हम पर केजी की बात करेंगे, जो कि जब हमारे पास ग्राम्स में आएगा तो वो 1000 के साथ मल्टीप्लाई होकर आएगा। ठीक है ना, क्लियर। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, सो मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगी, हमने पहले देख लिया था पिछले उसमें। ठीक है ना, ये आ गया था हमारे पास। सब्सटीट्यूट कर देना सिर्फ हमने इसमें हमारे मेन फार्मूला में, तो हमने क्या, जब हमने पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया, जिसको हमने पिछले वाले की तरह ही करना है। जब हमने डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास हमने लिखा है ना, तो जब हमने मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमने जब निकालना है तो कांस्टेंट हमारे पास ऐसे ही, डब्ल्यू भी ऐसे ही, 1000 ऐसे ही, सिर्फ हमने डेल्टा टी एफ को नीचे ले आना है और डब्ल्यू ए को। ठीक है ना, ये हमारे पास बन जाएगा हमारा मेन फॉर्मूला। काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं इसके बारे में भी कि कैसे हम मोलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। सो अब हम आ जाते हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पर। ये हमारे पास लास्ट जो कि बोल सकते हैं हम हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो ऑस्मोसिस क्या होता है भाई? ऑस्मोसिस इज द फिनोमिनन ऑफ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। ये बस याद रखना, ये वर्ड याद रखना है और हमने ये याद रखना है। द फिनोमिनन, ये एक ऐसा फिनोमिनन है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट का कि जब हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब वो पास करेगा तो वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? प्योर सॉल्वेंट के से हमारे पास कहाँ से? प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, राइट। हमारे पास प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन हमारे पास वो ट्रेवल होगा। ठीक है ना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू डेट ऑफ हायर कंसंट्रेशन। हमारे पास जब भी ऑस्मोसिस का नाम आएगा, दो बात याद रखनी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन के साइड को हमारे पास फ्लो जाएगा। ठीक है ना, और हमारे पास लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू डेट ऑफ हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूट की तरफ क्या करेगा? फ्लो करेगा ऑलवेज। ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ये हमारे पास ज़्यादा प्रेशर होता है, सिंपल सी बात है कि द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक ऐसा ज़्यादा जब हमने ऑस्मोटिक जब प्रेशर हमने जब देखना होता है ना, तो हम ये एक ऐसा प्रेशर होता है जो कि किसके साइड को लगता है? सॉल्यूशन के साइड को लगता है, ताकि हम पैसेज का जो पैसेज है सॉल्वेंट का उसको हम अच्छी तरह से फ्लो करवा सकें, किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है ना, इसको डिनोट किया जाता है हमारे पास वही पाई के साथ। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई इक्वल्स टू CRT, जिसमें हमारे पास जो C होता है वो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है, T हमारे पास टेम्परेचर होता है और R हमारे पास गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, सो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, सब में मोलर मास की डिटर्मिनेशन करिए तो इसको कैसे हम पीछे छोड़ सकते हैं? T, सो पाई इज इक्वल्स टू CRT। ठीक है ना, कंसंट्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं कि कैसे करते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल, इसको हम पहले V वहाँ पर ले जाएंगे ताकि आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है ना, तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वैन हॉफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये जो इक्वेशन है ना, इसी को हम कहते हैं वैन हॉफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है ना, सो ये पता आपको क्या आएगा? वेट अपॉन में मोलर मास लिख दिया, V को हम नीचे लेकर चले गए, ये आपके पास बन गई डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। अभी नहीं बनी, जब हम इसे MP को यहीं पर रखेंगे और WB इंटू R इंटू T
अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई और बी, ठीक है ना। जब ये आएगा हमारे पास तो तब हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास बन जाएगा। सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्लियर है, ठीक है। चलो कुछ करते हैं इसके बारे में, पूरे चैप्टर के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। करते हैं शुरू। चलो उससे पहले ना एक इम्पोर्टेंट चीज़ देख लो, इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आ चुके हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आने वो कंपलसरी हैं इस पर, ठीक है ना। सो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ, हमारे पास ऑस्मोसिस क्या था, प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास इसमें क्या होगा, दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सोल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट। रिवर्स ऑस्मोसिस है तो जो फ्लो है उसको भी क्या कर दो, रिवर्स कर दो। पहले हमने क्या देखा था, प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, तो रिवर्स ऑस्मोसिस में हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट बाय अप्लाइंग एसएक्स प्रेशर ऑन सोल्यूशन साइड। हमने ऑस्मोसिस में जब हमने ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया था तो हमने किधर लगाया था, सोल्यूशन की साइड पर लगाया था, है ना। इसमें भी हम सोल्यूशन साइड पर लगाएंगे तो ये जो एसएक्स प्रेशर की जो हमने यहाँ पर जो बात कर रखी है वो क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। अब नॉर्मल मोलर मास क्या होता है, द एक्यूरेट मोलर मास वैल्यू कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली इफ द फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सिर्फ 2 कंडीशन जब सेटिस्फाइड होंगी तभी हमारे पास एक्यूरेट मोलर मास निकलने की है चांसेस के एक्यूरेट हमारे पास निकले आए। कब, जब सोल्यूशन डाइल्यूट हो, मतलब कि सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा कम हो, और जब सोल्यूट मस्ट नॉट डिसोशिएट और एसोशिएट इन सोल्यूशन। डिसोशिएट क्या होता है और एसोशिएट क्या होता है बताता हूँ आगे। तो एसोसिएशन इन सोल्यूट पार्टिकल्स क्या होता है हमारे पास, 2 और 3 इवन मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म बिगर मॉलिक्यूल। 2 या 3 मॉलिक्यूल जुड़े और उन्होंने एक गठबंधन करके अपना एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएशन, छोटे से बड़ा। जैसे Na मॉलिक्यूल्स थे, Na पार्टिकल है तो हमारे पास नंबर ऑफ ये नंबर है, ठीक है ना। जब An पार्टिकल्स हैं हमारे पास तो उसको जब हमने An बना दिया, जैसे कि हमारे पास इथेनोइक एसिड के हमारे पास 2 पार्टिकल्स थे जिसको हमने डाइमर बना दिया आफ्टर एसोसिएशन। अब डिसोसिएशन क्या होती है, डिसोसिएशन क्या होती है हमारे पास, जब एक बड़ा मॉलिक्यूल है उसको हमने मारा, जो मर्जी किया, उसके हमने कर दिया टुकड़े, ठीक है। जब हमने उसके टुकड़े कर दिए तो हमने, हमारे पास क्या आ गया, मॉलिक्यूल्स टू पार्टिकल में वो क्या कर गए, ट्रांसफ़र कर गए। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स डिसोशिएट इन अ सॉल्वेंट टू गिव 2 और मोर पार्टिकल्स, ठीक है ना। जैसे कि ये देख लो, ए भी एक मॉलिक्यूल था, उसको हमने आइंस में डिवाइड कर दिया, A+ आइन और B- आइन। जैसे एक रियल लाइफ देख लीजिए, KCl जो है पोटेशियम क्लोराइड है, इसको हमने क्या कर दिया, पोटेशियम आइन में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया और इसको क्लोराइड में, ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं वेंटो फैक्टर पे। वेंटो फैक्टर पे मतलब कि क्वेश्चन आ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस पर, ठीक है ना। बट है उतना ही नॉर्मल कि जब आई, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, नॉर्मल मोलर मास अपॉन में ऑब्जर्व्ड मोलर मास, सिंपल, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में हमने क्या कर देना है, आई लगा देना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आई लगा देना है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में आई लगा देना और ऑस्मोटिक प्रेशर में आई लगा देना। ये हमने जब भी हम इसके साथ लगाएंगे तो हम हमेशा वेंटो फैक्टर निकालने में, कुछ भी दिया हो हमें, हम वेंटो फैक्टर आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चैप्टर की थ्योरी फुल कंप्लीट है। अब आ जाते हैं इसके हम न्यूमेरिकल्स पे। फटाफट न्यूमेरिकल्स करते हैं, आपके लिए होमवर्क न्यूमेरिकल भी लाया हूँ मैं। चलो भाई, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड is dissolved in 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी करो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, हमें बहुत क्वेश्चन अभी तो, ठीक है ना। आधे तो मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, कुछ तो घर में जाके भी करोगे। चलो कर लिया, जल्दी से आंसर कर देना इसको कमेंट पे, ठीक है ना। ये पहला है, पहले दूसरा तीसरा ऐसे करके आप कर देना, ठीक है। चलो सो हम पहले क्या करेंगे, मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। मोलर मास इथेनोइक एसिड का कैसे होता है,
सी का क्या होता है हमारे पास 12 इंटू 2, 2 हैं, ठीक है ना, प्लस किया, हाइड्रोजन गिनो, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 3 4 इंटू 4, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 2, ठीक है, फटाफट करना है, 24 प्लस 4 प्लस 32, कितना हो गया ये, कितना आ गया 60 आ गया, 60 ग्राम पर मोल आ गया हमारे पास, ठीक। तो अब हमने क्या करना है, मोल्स निकालने हैं हमें, क्योंकि वेट दे रखा है। सो मोल्स ऑफ CH3OOH विच इज इथेनॉइक एसिड, वेट अपॉन में मोलर मास, जो कि क्या आ गया हमारे पास 0.0417 मोल, ठीक है ना, क्लियर। अब इसको करते हैं हम मोलैलिटी में पुट, मोलैलिटी में इसको हम पुट करते हैं। सो मोलैलिटी हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलैलिटी क्या होती है हमारे पास, जल्दी जल्दी बताना, मोल्स ऑफ CH3OOH अपॉन में मास ऑफ बेंजीन, क्योंकि हमने किस में डिज़ोल्व कर रखा है, बेंजीन में, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्या है हमारे पास सॉल्वेंट है, राइट। इनटू हमने क्या कर दिया 1000 कर देना है, इनटू हमने क्या कर देना है 1000 कर देना है। जल्दी इसको कैलकुलेट करो और मेरे को आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको सीधा आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर हमें क्या दिया गया था, दे दिया था हमें यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, देखो किसी का मैच कर रहा है ये एम, करा किसी का मैच, चलो ठीक है। चलो अब मोल फ्रैक्शन पे आते हैं, ये मोलैलिटी का एक क्वेश्चन हो गया, मोल फ्रैक्शन पे आते हैं, एक सेकंड जरा, हाँ चलो मोल फ्रैक्शन पे आते हैं हम। सो मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 इन द सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। हमने सिंपली क्या करना है कि हमने क्या निकालना है इसमें मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो हमें एक मानो हमने क्या दिया गया, हमें 20% हमारे पास ये इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास हमारे पास सोल्यूशन में कंटेन कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम क्या माने 100% अगर माने, तो उसमें से अगर हम 20 जो हमारा 20% जो हमारे पास ये है सोल्यूट है, इसको जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 80 ग्राम, अगर हम ग्राम में इसको माने परसेंट की जगह, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 80 ग्राम हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा, मतलब कि सॉल्वेंट आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट करके हमारे पास सोल्यूशन बनता है, ठीक है ना। तो हमारे पास मोलर मास हमारे पास क्या आएगा, मोलर मास एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, सो C2H6O2 क्या बना 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2, क्या बन गया 24 प्लस 6 प्लस 32, क्या आया 62 ग्राम पर मोल, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो हम इसमें क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे, जो हमने पहले मोलर मास निकाल चुके हैं हम। सो मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास क्या आएगा, मोल्स ऑफ पहले हम निकालेंगे वाटर, ठीक है ना। वाटर का हमने मास निकाल लिया था 80, जो कि सॉल्वेंट में था, और उनमें मोलर मास हमारे पास क्या है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो साइड में H2O, मतलब कि 1 इंटू 2 प्लस में क्या आएगा, ये प्लस है, प्लस में 16 इंटू 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है ना,
सो 2 + 16 हमारे पास कितना आया 18। सो मोलर मास ऑफ वाटर इज़ 18 ग्राम पर मोल। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.332 मोल। ठीक है, क्लियर है। ये हमारे पास आ गया मोल ऑफ सॉल्वेंट और वाटर। ठीक है ना। अब हमारे पास एक का जब हमने मोल निकाल लिया है तो हम ग्लाइकोल का निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन। सो हमने क्या सीखा था, मोल्स ऑफ सोल्यूट C2H6O2 अपॉन में मोल्स ऑफ C2H6O2 प्लस मोल्स ऑफ H2O मतलब कि वाटर। तो हमने क्या निकाल लिया 0.332 और अपॉन में 0.332 और क्या निकाला हमने, एक हमारे पास रह गया, ये हमने इसका लिख लिया ना, इसके मोल्स रह गए हमारे पास। तो इसके मोल्स हमने कैसे निकालने हैं, जैसे ऐसे निकालने हैं। ये तो बहुत ज़्यादा मतलब कि एक हैवी काम हो जाएगा कि इसका भी ऐसे मोल्स निकालो। एक इजी ट्रिक बताऊँ आपको, आपको ही पता होगी। ये हमने इसका नाम कुछ सुना था, देखा था ना, हमारे पास ये आ चुका है। ग्लाइकोल हमने निकालना है ना, इसका हमने क्या निकालना है मोल्स पहले। तो मोल्स हमने इसके निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ ग्लाइकोल हमने क्या निकालना है 20% हमें क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है ना। ऊपर से हमने इसका क्या निकाल लिया था, मोलर मास भी हमने इसका निकाल लिया था जो कि आया था 62। ठीक है ना, 62 आ गया था। इसके बाद हमारे पास मोल्स हमारे पास इक्वल्स टू किसके आगे 4.444 मोल्स के। ठीक है ना, 4.444। क्लियर है। जिसका आंसर आप मेरे को जल्दी से बताओ क्या आता है, क्या है इसका 0.068। ये आया मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल का। अब जब हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकालना है, हमारे पास क्या आ गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल आ चुका है। मोल फ्रैक्शन ऑफ मतलब कि वाटर निकालना है, तो हमने क्या किया 1 - XB 1 - 0.068। इसका मतलब क्या बन गया हमारे पास 0.932। ये हमारे पास दोनों के आ चुके हैं मोलर, मतलब कि हमने मोल फ्रैक्शन हमने निकाल लिया इसका। ठीक है ना, क्लियर हो गया पूरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है ना। क्या निकालना है इसमें, सिंपल सा है, मोलैरिटी निकालनी है। ठीक है ना, मोलैरिटी निकालनी है। क्लियर है, दो ही चीज़ें निकालनी है ना, बस दो चीज़ें निकाल लो, क्वेश्चन ख़त्म। ये इसका मेरे को आंसर चाहिए। ठीक है, इसका होमवर्क आपका जल्दी से जल्दी जाकर ना अभी सॉल्व करो इसको और मेरे को इसका आंसर बताओ। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम हेनरीज लॉ पे। जो हेनरीज लॉ का एक न्यूमेरिकल दिखाता हूँ आपको, एक न्यूमेरिकल मैं आपको दूंगा होमवर्क में। ठीक है ना, जल्दी से देख लो। जैसा ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, अपने आप से अगर कर लिया, तो आई मेक श्योर कि आपको दूसरा वाला भी आ जाए, ताकि आपका सारा का सारा जो भी कंसेप्ट है वो सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सिंपल सी बात है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस पर। हमने पहले क्या करना है, पहले हमने देख लेना कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है ना। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है कि एच हमारे पास दिया हुआ है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट हमारे पास दिया हुआ है क्या 4.34 × 10⁴ एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, ये दिया हुआ है हमें। और क्या दिया हुआ है, इफ़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन एयर इज़ 0.2। मतलब कि हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है 0.2 एटमॉस्फेरिक। ठीक है ना। अब हमें क्या दिया गया, और यहाँ पर एक लाइन डाल लेते हैं ऐसे करके। और हमें क्या दिया गया है देखो, और हमें क्या दिया गया है, कुछ नहीं। ठीक है ना, हमने यहीं से निकालना है। तो सिंपल सी बात है भाई, O2 लिया, KH लिया और मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन हमने निकालना है। ठीक है ना, हमें सब कुछ दिया गया है, हम आराम से निकाल सकते हैं। XO2 अपॉन में PO2 अपॉन KH
दोनों की वैल्यूज हमें दी गई हैं 0.2 अपॉन में 4.334 इंटू 10⁻⁴ ये दिया गया है। इसको हमने क्या लिख दिया 4.6 टू 10⁻⁻6। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। सो अब हम आ जाते हैं किस पे, क्या निकालना है, अब हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है ना, क्या बोला गया हमें, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। हमें कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी जिसकी वजह से हमें मोल फ्रैक्शन को भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो हमने क्या किया, चेंजिंग मोल फ्रैक्शन इनटू मोलैरिटी। मोल फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मोलैरिटी में करेंगे। कैसे, मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं 1000, हम तो 1000 ही लेके चलेंगे ना, पर लीटर के हिसाब से बोला तो हम तो 1000 ही लेके चलेंगे, कुछ हमें रोक नहीं सकता 1000 लेने से। 1000 अपॉन में मोलर मास 18 हमने पहले देख लिया क्वेश्चन में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 55.5 मोल हमारे पास मोल्स आ जाएंगे वाटर के। ठीक है ना, सब मोल्स ऑफ जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास काफ़ी स्मॉल है, किसके कंपैरिजन में, एंड मतलब कि जो वाटर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, XO2 इंटू मतलब कि इज इक्वल्स टू NO2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है ना, तो जब हमने अब क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है ना, तो हमने क्या कर दिया, इसको हम ले गए वाटर वाले को उस साइड, इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 लिखा NO2। ठीक है ना, हमने सब कुछ निकाल लिया है। सो 4.6 इंटू 10⁻⁶ इंटू में 55.5 और NO2। ठीक है ना, क्या आ गया 2.55 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है ना, -4 मोल। ये आ गई हमारे पास कंसंट्रेशन किसकी, ऑक्सीजन की। क्लियर हो गया, ये हमारे पास मोलैरिटी आ गई ऑक्सीजन की पूरे सॉल्यूशन में। क्लियर, ये देख लो एक बार, कुछ भी नहीं समझ आएगा सिर्फ आपने कमेंट कर देना। एक मैं सेपरेट से मतलब कि एक और वीडियो बना दूंगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है एक, ये होमवर्क है, इसका मेरे को बता देना आंसर। ठीक है ना, अब आ जाते हैं हम रोल्स लॉ और वेपर प्रेशर के क्वेश्चन पर। क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल एट 288 Kelvin इज 40 mm of Sg. Its mole fraction in the solution with methyl alcohol is 0.80. What is its vapor pressure in solution if the mixture obeys Rolle's law? If the mixture obeys Rolle's law मतलब कि कौन सा डेविएशन और कौन सी सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है ना, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू Rolle's law, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इनटू में उसके प्योर कंपोनेंट का और इनटू में क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना, अब हमें क्या बोला गया है, प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो हमारे पास दिया गया है 40 mm ऑफ Hg। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल दिया गया हमें, सिंपल सा क्वेश्चन भाई, सिंपल सा क्वेश्चन। मोल फ्रैक्शन हमें दे दी गई है 0.80। सिंपल, इसको क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। सो इन सॉल्यूशन मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ A इज इक्वल्स टू
40 इंटू 0.80 जो इसके इक्वल क्या आएगा 32 mm ऑफ Hg। सिंपल सा क्वेश्चन है बट आ सकता है, ठीक है ना। कंसेप्ट जरूरी है, आपको कैसे आपने अप्लाई करना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाता है दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। एन aqueous solution of glucose is made by dissolving 10 gram of glucose in 19 gram of 90 gram of water, solute solvent। साफ पता लग रहा है, ठीक है। if the vapor pressure of pure solvent at 303 Kelvin P, pure vapor pressure of pure water हमें पता चल चुका है 30.8, what would be the vapor pressure of the solution। सिंपल सी है, देख लेते हैं क्या है इसमें। अकॉर्डिंग टू, इसको भी हाफ में एक बार डिवाइड कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू किसके, रोल्स लॉ के, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ हमारे पास क्या आ जाएगा, ई ए इज टू प्योर फॉर्म अपॉन में इनटू में सॉरी मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। सो हमारे पास सिंस सोल्यूट इज हमारे पास नॉन वोलेटाइल जब है तो हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हमारे पास क्या है, ये प्योर कंपोनेंट का हमारे पास हमने दिया गया था, हमें पता था कितना 30.8 ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, सॉरी थोड़ा क्वेश्चन भी चेंज हो गया था, 32.8, ठीक है ना, Hg, ठीक। अब हमने क्या निकालना है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। हम पहले भी कितने बार मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट निकालते आ रहे हैं। सो मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास कितना होगा, 90 हमारे पास दिया गया था मास और वेट अपॉन में मोलर मास, तो जिसका क्या बनता है 5.0। ऐसे ही हमने क्या निकालना है, मोल्स ऑफ इसके ग्लूकोज के। तो हमारे पास ग्लूकोज का क्या आ जाएगा, ग्लूकोज का हमारे पास कैसे आ जाएगा 10 अपॉन में कितना 180। ग्लूकोज का मोलर मास हमारे पास मोल्स कितने और मोलर मास कितना होता है 180, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.0556। ये हमारे पास मोल्स ऑफ ग्लूकोज और मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास आ गए, ठीक है, क्लियर है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास निकल गया। अब हमने क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज देखनी है, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर देखना है, सॉरी वाटर हमने करना है ना, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर हमें जब सब कुछ हमने जब दिया गया तो हम वो ग्लूकोज का हम वैसे भी निकाल सकते हैं, तो हम पहले वाटर का हम निकाल लेते हैं, जिसमें हम XA लिखेंगे 5.0 बिकॉज हम वाटर का कर रहे हैं, मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.556, जिसके क्या इक्वल आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 0.989। ये हमारे पास आ गया मोल फ्रैक्शन। सो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास 32.8 जो कि था हमारे पास प्योर फॉर्म का, इनटू में 0.989। ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर 32.44 mm। ये आ गया हमारे पास वेपर प्रेशर, ठीक है, क्लियर हो गया। ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर दे देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। टोटल वेपर प्रेशर निकालना है और कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर इन मोल फ्रैक्शन निकालना है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। ये होमवर्क है, अच्छे तरह से क्वेश्चन देख लो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका मेरे को आंसर बता देना। सो आई होप सो आपको जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स है उसके सारे न्यूमेरिकल्स और सब कुछ समझ आ चुका होगा, ठीक है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के न्यूमेरिकल अगले वीडियो में देखेंगे, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।